नमस्कार, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। टारगेट प्रीलिम्स के आज के इस एपिसोड में दो क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग दो टॉपिक्स को समझेंगे। आज के इस एपिसोड में पहला टॉपिक है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, जिसे सामान्य रूप से अपसपा के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा टॉपिक है रेनफॉल इन इंडिया, भारत में वर्षा के वितरण के बारे में। तो पहले तो प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सैन्य बल विशेष शक्तियां अधिनियम, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है AFSPA या अपसपा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और 3 स्टेटमेंट्स के बाद यहां पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। सही पूछा गया है। इसे एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा। विद रेफरेंस टू द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अपसपा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अपसपा के बारे में 3 स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट्स को हम लोग बाद में चेक करेंगे। पहले कुछ बातें अपसपा के बारे में या आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के बारे में समझ लीजिएगा। इसके पहले तो ऐतिहासिक जो संदर्भ है उसको समझ लीजिएगा कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। भारत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के दमन के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो ने एक अध्यादेश पारित किया था, और उस अध्यादेश में सैन्य बलों को विशेष शक्तियां दी गई थी। तो उस अध्यादेश की तर्ज पर ही भारत सरकार ने आज़ादी के समय जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो असम, बंगाल, पूर्वी बंगाल के क्षेत्रों में जो अशांति उत्पन्न हुई, उस अशांति की स्थिति में सार्वजनिक व्यवस्था को, पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए 4 अध्यादेश पारित किए, और उन अध्यादेशों को ही बाद में 1958 में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के रूप में अधिनियमित किया गया था। और इस अधिनियम में सैन्य बलों को विशेष शक्तियां दी गई हैं। इन विशेष शक्तियों में इस प्रकार की शक्तियां दी गई हैं कि किसी व्यक्ति को अशांत क्षेत्रों में या जिन क्षेत्रों में अपसपा लागू होता है उन क्षेत्रों में कानून तोड़ने वाले किसी व्यक्ति को गोली मारने तक का आदेश दिया गया है, और गोली मारने वाला व्यक्ति या गोली चलाने के लिए जिस अधिकारी ने आदेश दिया गया है उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। संदेह के आधार पर किसी भी स्थान की तलाशी ली जा सकती है। खतरा होने पर किसी भी स्थान को नष्ट किया जा सकता है। ये सारे अधिकार सैन्य बलों को दिए गए हैं। इसके साथ साथ अशांत क्षेत्रों में जहां पर अपसपा लागू है वहां पर 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने पर रोक लगाई जा सकती है। तो इस प्रकार से इस अधिनियम के तहत सैन्य बलों को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं। अपसपा पहले कई क्षेत्रों में लागू था। वर्तमान समय में अपसपा या आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 उत्तर पूर्व के 4 राज्यों में लागू है। असम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, इसके साथ साथ मणिपुर और नागालैंड के कुछ क्षेत्रों में। पहले आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट मिजोरम में, मेघालय में, त्रिपुरा में भी लागू था, लेकिन वहां से इस एक्ट को हटा लिया गया। जम्मू कश्मीर में अपसपा की तरह ही एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है। वहां पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1990, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष रूप से अधिनियमित किया गया है, वह लागू होता है। और इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है वह ये है कि अशांत क्षेत्रों में, या इंग्लिश में इस अधिनियम की पूरी जो डिटेल जानकारी दी गई अधिनियम में, उसमें लिखा हुआ है डिस्टर्ब्ड एरिया या अशांत क्षेत्रों में पब्लिक ऑर्डर या सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखना ही इस अधिनियम का उद्देश्य है। अब इतनी बातें समझने के बाद हम लोग यहाँ पर जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं उन स्टेटमेंट्स को चेक कर लेते हैं। पहला है, ये अधिनियम सुरक्षा बलों को सीमावर्ती क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देता है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। दिस एक्ट गिव्स द सिक्योरिटी फोर्सेस द पावर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन बॉर्डर एरियाज, सीमावर्ती क्षेत्रों में। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ऐसे क्षेत्रों में जो कि डिस्टर्ब्ड एरिया है, जो कि अशांत क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में सैन्य बलों को विशेष अधिकार देता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए अपसपा विशेष रूप से अधिनियमित नहीं किया गया है। तो जो क्षेत्र अशांत होते हैं, डिस्टर्ब्ड एरिया होते हैं, उन क्षेत्रों में सैन्य बलों को विशेष
शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा दी जाती हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से इस अधिनियम के तहत शक्तियां नहीं दी जाती हैं। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वह गलत हो जाएगा। दूसरा है, इस अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा बलों के पास ये अधिकार होता है कि वे इस क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा सकते हैं। ये बात सही है। 5 या अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर सैन्य बल जो होते हैं वहां के, तो वे रोक लगा सकते हैं। 5 से अधिक लोगों को एकत्र नहीं होने दे सकते हैं। तो ये बात सही है। अगला है, इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को गोली मारने का अधिकार भी दिया गया है। ये बात भी सही है। और इस प्रावधान के तहत इस एक्ट का या इस अधिनियम का कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है, इसकी आलोचना भी की जाती है। कई बार मानवाधिकार संगठन इस बात को लेकर बार बार ये आलोचना करते हैं कि इस अधिनियम के तहत कई बार मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। तो इस अधिनियम के तहत सैन्य बलों को ये अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी कानून का उल्लंघन करता है तो किसी विशेष परिस्थिति में उस व्यक्ति को गोली मारने का अधिकार भी सैन्य बलों को दिया गया होता है। और जो व्यक्ति गोली चलाता है या जो अधिकारी गोली चलाने का आदेश देता है वह गोली चलाने के प्रति या किसी की मृत्यु होने के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता है। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट भी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के बारे में सही है। अब इसमें पूछा था कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। तब आप देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट तो गलत था, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल 2 और 3। बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत में वार्षिक वर्षा के वितरण के बारे में है। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। भारत में वार्षिक वर्षा वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहले दोनों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर कुछ बातें समझ लेंगे, उसके बाद इन स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। और दूसरा स्टेटमेंट है, प्रायद्वीपीय भाग में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर वर्षा अधिक होती है। भारत की जो वर्षा होती है वह मानसूनी वर्षा होती है। अब पहले तो समझ लीजिए कि मानसून क्या होता है। भारत में जो वर्षा होती है वह अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो पहले हम लोग मानसून को समझ लेते हैं, उससे हमारे लिए भारत में वर्षा के वितरण को समझना आसान हो जाएगा। इस मैप की मैं एक कॉपी भी ले रहा हूं। मानसून का मतलब होता है ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन। ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो भारत के स्थलीय भाग के ऊपर निम्न दाब की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और भारत के स्थलीय भाग के दक्षिण में जो जलीय भाग है, इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, इधर उच्च दाब होता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो पवनें होती हैं वे इस उच्च दाब क्षेत्र से इस स्थलीय भाग की तरफ चलना प्रारंभ कर देती हैं। इसी को कहा जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। और भारत की जो अधिकांश वर्षा होती है वह इसी दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। इसके बाद जब शीत ऋतु आती है, यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं, ये ग्रीष्म ऋतु का सिनेरियो है। इसके बाद जब शीत ऋतु आती है तब परिस्थितियां बदल जाती हैं। तब क्या होता है कि भारत के स्थलीय भाग के ऊपर उच्च दाब और जो दक्षिण में जलीय भाग है यहां पर निम्न दाब की स्थितियां बन जाती हैं। तो पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है, बदलाव हो जाता है।
तो ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में जो बदलाव होता है उसी को कहा जाता है मानसून। और शीत ऋतु में क्या होता है, इस उच्च दाब क्षेत्र से इस निम्न दाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना प्रारंभ कर देती हैं और पवनों की जो दिशा होती है वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। तो पवनों का नामकरण पवनों की उत्पत्ति की दिशा के आधार पर रखा जाता है। तो इस मानसून को कह दिया जाता है उत्तर पूर्वी मानसून। और भारत में जो वर्षा होती है, कुल वर्षा, उस कुल वर्षा में से जो अधिकांश भाग या 2/3 से अधिक भाग होता है वह ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। अब यहां पर कुछ बातें और समझ लीजिए। मैं यहां पर कुछ हिस्सा इरेज करके फिर से समझाना चाह रहा हूं। जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, उस दक्षिण पश्चिम मानसून की मुख्य रूप से दो शाखाएं हो जाती हैं। इधर है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो दो मुख्य शाखाएं हो जाती हैं इस वाले क्षेत्र में। भारत की जो प्रायद्वीपीय भूभाग है दक्षिण में, उसकी स्थलाकृति के चलते यहां से क्या होता है, इस वाले क्षेत्र से अरब सागर की शाखा की पवनें या दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा की पवनें इस तरफ से भारत में आगे बढ़ती हैं और इधर बंगाल की खाड़ी की शाखा की पवनें इस तरफ आगे बढ़ती हैं। जो अरब सागर की शाखाएं हैं उसमें 3 उप शाखाएं हो जाती हैं। पहली इस वाले भाग में केरल कर्नाटक के तटीय भाग से टकराती है। इसके बाद जो दूसरी शाखा है वह यहां पर नर्मदा और तापी नदी के मुहाने से टकरा के और आगे की ओर बढ़ती है और जो तीसरी शाखा है वह सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ जाती है। तो ये तो हो गई अरब सागर की शाखा। और यहां पर जो बंगाल की खाड़ी की शाखा की पवनें हैं वे भारत में सीधे प्रवेश नहीं करती, बल्कि वे इस तरह से यहां पर कर्व्ड होकर कोरियोलिस बल के चलते विक्षेपित होकर यहां पर इस भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से टकराती हैं। यहां पर अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला है। इस अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला से टकराकर ये पवनें भारत की तरफ परावर्तित होती हैं और परावर्तित होने पर इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा मध्य गंगा के मैदान की तरफ चली जाती है और एक शाखा उत्तर पूर्वी भारत की ओर चली जाती है। और इसमें समझने वाली बात है कि यहां पर पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, यहां पर पश्चिमी घाट है और यहां पर पूर्वी घाट है। तो जो अरब सागर की शाखा की पवनें हैं इनसे इस वाले भाग में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि इन पवनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अवरोध उत्पन्न होता है, पवनें ऊपर की ओर उठती हैं और संघनन की प्रक्रिया होती है, बादल बनते हैं और बहुत अधिक वर्षा होती है। तो जो पश्चिमी घाट का जो एरिया है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर बहुत अधिक वर्षा होती है, या भारत के प्रायद्वीपीय भाग के पश्चिमी तट पर बहुत अधिक वर्षा होती है। इसके विपरीत जो पूर्वी तट है दक्षिण पश्चिम मानसून से अपेक्षाकृत कम वर्षा प्राप्त करता है। उसका कारण है कि जब बंगाल की खाड़ी की शाखा की पवनें इस तरफ के लिए जाती हैं तो ये वाला जो तटीय भाग है यहां से यहां तक का, ये इन पवनों के समानांतर पड़ता है। इसके साथ साथ इन पवनों से कुछ वर्षा तो इस वाले भाग में हो जाती है और इसके साथ ही ये पवनें यहां पर अराकानियोमा से परावर्तित होकर इस वाले क्षेत्र से भारत की ओर परावर्तित होती है, मध्य गंगा के मैदान की ओर। इस वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून से पूर्वी जो प्रायद्वीपीय तटीय भाग है उसमें वर्षा कम होती है, पश्चिमी भाग में वर्षा अधिक होती है। अब लौटते हैं शीत ऋतु में, उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून में क्या होता है कि जो पवनें होती हैं वे स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर चलती हैं। तो स्थलीय भाग से चलने की वजह से इन पवनों में आर्द्रता कम होती है। इस वजह से उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में वर्षा बहुत कम होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा कहां पर होती है? इस वाले क्षेत्र में। जब पवनें यहां से आती हैं तो इस तरफ बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से ऊपर से गुजरते हुए और यहां पर आर्द्रता ग्रहण करती हैं और इस वाले तट से टकराने पर यहां पर
इधर कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। तो यहां पर हमने इतनी बातें समझ ली। अब जरा हम चलते हैं प्रश्न पर। अब प्रश्न में जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनको पढ़िए। पहला स्टेटमेंट है उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ये बात सही है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आप लोग देखेंगे, इस इमेज को देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय जो उत्तरी भारत है उसमें अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा की पवनें जब यहां पर जाती हैं, अराकान यूमा से टकराती हैं, फिर परावर्तित होती हैं। तो जैसे जैसे समुद्र से यहां से दूरी बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे इन पवनों में आर्द्रता या नमी कम होती चली जाती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे जैसे ये बढ़ती हैं, वैसे वैसे पूर्व से पश्चिम की ओर उत्तरी भारत में वर्षा कम होती चली जाती है, समुद्र से दूरी बढ़ने के कारण। तो जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है वह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है प्रायद्वीपीय भाग में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर वर्षा अधिक होती है। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपने पहले ही समझ लिया था कि इन पवनों के मार्ग में यहां पर प्रत्यक्ष अवरोध पश्चिमी घाट के रूप में है। तो ये पवनें जब इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी पार्श्व या पश्चिमी किनारे से टकराती हैं, पवनें ऊपर की ओर उठती हैं और पवनों में संघनन की प्रक्रिया होती है, बादल बनते हैं और बहुत अधिक वर्षा होती है। तो ये जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा है, ये पश्चिमी तटीय भाग, इस क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है, जबकि जो पूर्वी तटीय भाग है उसमें अपेक्षाकृत वर्षा कम होती है। तो यहां पर जो दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया था वह स्टेटमेंट सही नहीं है। अब यहां पर पूछा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। सही पूछा गया है, तो सही तो पहला स्टेटमेंट है और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए विकल्प। और थैंक यू। तो आज के इस एपिसोड में इन दो क्वेश्चंस के माध्यम से संक्षेप में हम लोगों ने दो टॉपिक्स को पढ़ा। अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।